So revenue receipt. So yesterday we understood the like two concept. One concept was of liability. किसको बताया हमने liability? What is the meaning of liability and what is the meaning of asset? What is the meaning of liability? Tell me The quickly. amount which is payable to. The amount which is payable. So liability मतलब पैसा अपन को देना है, किसी हमको को वापस देना लो, ठीक बात है, हमको वापस से देना है. हाँ, anyone else wants to clarify it? जल्दी जल्दी जल्दी, you all know it. जल्दी बताओ. इतना टाइम लग रहा है. लाइबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? बोलो भैया, एक दूसरे के भरोसे मत रहो. हाँ, सबको पता है, सबको पता है ना. माइक केवल ऑन करना है और बोलना है. हाँ बोलो रोनित. सर ऐसा कोई अमाउंट जो अपन को वापस रीपे करना हो. ऐसा कोई अमाउंट जो हमको वापस से रीपे करना हो, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, चलो. और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है एसेट. एसेट का मतलब क्या हुआ? सर ऐसी कोई चीज जिससे अपन को मतलब कि पैसा, मतलब जिससे पैसे से पैसा बनता है ना, में से मतलब कि एसेट्स की मदद से अपन कुछ प्रोड्यूस करके उससे कुछ पैसा बना सकते हैं. वेरी गुड, ठीक है, क्लियर. इसका एग्जांपल दे दो फटाफट. कोई भी दे सकता है, गौरव भी दे सकता है और कोई भी दे सकता है. सर जैसे एक मशीनरी है, तो सर उस मशीनरी का यूज अपन प्रोडक्शन के लिए करेंगे. इधर रुकना पड़ेगा, इधर रुकना पड़ेगा. जैसे कोई एक मशीनरी है, वो मशीनरी क्या है उसके साथ एग्जांपल बनाओ. मैंने बोला ना, हमको बहुत स्पेसिफिक बात करनी है. बोलो. कोई एक मशीनरी है, कौन सी मशीन? हाँ, वेरी गुड. फिर से बोलो. वीट मिल है सर. हाँ ठीक है, वीट मिल है. ठीक है सर उसके अंदर मतलब अपन को उसकी मदद से अपन वीट को जो है मतलब उसका आटा बना सकते हैं. तो वो जो वीट मिल है वो अपनी एसेट्स हो गई है, जिसकी मदद से अपन एक गुड बना रहे हैं, उसको अपन बेचेंगे तो उससे अपन को पैसा मिलेगा. एग्जैक्टली. तो वो अपनी मदद करी एक से पैसा जनरेट करने में. बहुत बढ़िया. अब देखो किस तरह से ये एसेट कैसे कहला रहा है ना. आप वीट को मार्केट में बेचते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता है, या आटे को मार्केट में बेचते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता है? सर आटे को. आटे को. और वीट और आटे दोनों के बीच में कौन है? प्रोसेस कौन कर रहा है बीच में? प्रोड्यूसर. अरे, वीट और आटे के बीच में कौन है? कैसे बन रहा है आटा? वीट मिल. सब मशीन कर रही है. वीट मिल से बन रहा है. करेक्ट. हाँ, जो मशीन जो कर रही, तो वो मशीन क्या हो जाएगा? हमारा एसेट हो जाएगा, है ना. यानी एसेट क्या हो गया? एक कोई इस तरह का प्रोडक्ट हो गया जो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, हमारे हमको किसी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एड करने में मदद कर रहा है. किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू एड करने में मदद कर रहा है. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक मिल्क बूथ है, यहां पर एसेट क्या हो सकता है? एक मिल्क बूथ है, वहां पर एसेट क्या हो सकता है? फिर से बोलो सर. डीफ्रीज. डीफ्रीज, वो एक एसेट हो सकता है. तो वैल्यू किस तरह से ऐड कर रहा है मिल्क के अंदर? सर वो मिल्क को खराब होने से बचाता है. वेरी गुड. मिल्क को खराब होने से बचाता है. वो ज्यादा लंबे टाइम तक अभी मिल्क जो है हमारा वो सस्टेन कर सकता है. दिस इज ऑल्सो वैल्यू एडिशन. ठीक बात है. तो ये हो गया. तो एसेट मतलब क्या हो गया? एक इस तरह का प्रोडक्ट हो गया जो प्रोडक्ट क्या करता है, हमको किसी भी चीज के अंदर वैल्यू एड करने में मदद करता है. ठीक है. और वो उसका यूज होने के बाद में, उस प्रोडक्ट का यूज होने के बाद में वो प्रोडक्ट खत्म नहीं होता. मतलब जैसे अभी गौरव ने एग्जांपल दिया वीट मिल का, तो उसमें क्या हुआ? वो जब एक बार गेहूं से आटा बन जाएगा तो मशीन वहीं की वहीं रहेगी या गायब हो जाएगी? मतलब खत्म हो जाएगी, कि एक बार ही यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम लोग उसको यूज कर सकते हैं? सब मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, है ना. मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं. तो तो एसेट क्या कर रहा है? हाँ, एसेट क्या कर रहा है? हम लोगों को इनकम जनरेट करने में मदद कर रहा है. इनकम जनरेशन एसेट से हमारा हो रहा है. और कुछ नहीं तो हम अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास में कोई चीज आ रही है विच इज टेंजिबल, तो वो भी एसेट कहलाएगा, भले ही वो पैसा जनरेट करने में मदद करे या नहीं करे. इन फ्यूचर अगर हम उसको सेल करेंगे तब भी हमको पैसा मिल जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बाय अ प्लॉट, क्या ये मेरा एसेट कहलाएगा? मैं इस प्लॉट का कोई यूज नहीं कर रहा हूं, फिर भी ये मेरा एसेट कहलाएगा क्या? यस सर। कहलाएगा। किस तरह से कहलाएगा बताओ? सर क्योंकि जब इसको खरीदा है तो उसके बाद जब आप बेचोगे तो आप ज्यादा वैल्यू में ही बेचोगे ना, तो सर उसमें आपको एग्जैक्टली एक तरीके से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। वो मेरे लिए कहीं ना कहीं वैल्यू जनरेट जो है वो करने वाला है। इफ आई हैव बॉट अ प्लॉट, तो इस प्लॉट का मैं यूज कर सकता हूं, नहीं करता हूं वो मेरे ऊपर है, बट ये प्लॉट का यूज किया जा सकता है, इसको रीसेल भी किया जा सकता है ना? एंड दिस प्लॉट कैन जनरेट इनकम टू मी। मैं नहीं करता हूं वो बात अलग है, बट इस प्लॉट का नेचर क्या है, यानी ये जो एसेट, इस एसेट का नेचर क्या है कि दिस एसेट कैन जनरेट इनकम फॉर मी। सो एनीथिंग विच कैन जनरेट इनकम फॉर यू इज एन एसेट। ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ ली, एक हो गया लाइबिलिटी, एक हो गया एसेट। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? रेवेन्यू रिसीट की, है ना? तो अब नाउ एसेट और लाइबिलिटी वाले पार्ट को यहां से हटा देते हैं, लेट्स क्लियर इट नाउ। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है, ओके, गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी, और गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है। देखो क्या लिखा हुआ इधर, नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को उसको रिटर्न नहीं करना है। तो वो कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, दैट विल बी स्टडिंग फर्दर। दूसरी चीज, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट के एसेट्स कम नहीं हो रहे हैं, इधर रिड्यूसेस एनी एसेट, ठीक है, या नो रिड्यूसेस, कुल मिला के। तो गवर्नमेंट के क्या हो रहे हैं, एसेट्स जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया पार्ट, यानी गवर्नमेंट को कुछ भी बेचना नहीं पड़ रहा है, स्टिल गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी। यानी कुल मिला के अगर बोले तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट आराम से बैठा है सोफे पर, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है, और आ कैसे रहा है वो? रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब बैठे बैठे मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीटेड मोड में वो पैसा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास आ रहा है, उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन कौन सी ऐसे रिसीट्स हो सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना है, बैठे बैठे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा? बताओ। सर इनकम टैक्स कलेक्शन। इनकम टैक्स। टैक्स कलेक्शन। अच्छा, टैक्स कलेक्ट करने के बाद में गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी है क्या कि गवर्नमेंट को लोगों को वापस देना है? नो सर। टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या अपने बॉन्ड, शेयर, प्रॉपर्टी कुछ बेचनी पड़ती है? नो सर। कुछ भी नहीं। इट इज मैंडेटरी पेमेंट विच पीपल हैज टू पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का रेवेन्यू रिसीट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, और एग्जांपल के साथ चेक करते जाएंगे कि लाइबिलिटी और एसेट्स के स्टेटस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट जो है वो दो तरह का होता है। एक कहलाता है टैक्स रिसीट, यानी ऐसा पैसा जो किसी न किसी तरह के टैक्स से गवर्नमेंट के पास आ रहा है, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसीट। ठीक है, पहले हम लोग टैक्स रिसीट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। टैक्स में हमारे पास में दो तरह से टैक्स होते हैं, एक टैक्स जो है वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डिफरेंस क्या है दोनों में भैया? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? सर डायरेक्ट टैक्स तो बताओ। मतलब कि आपको डायरेक्टली देना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप उसके हाँ, अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको उसका टैक्स देना है। चलो ठीक है, और कोई जो एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा बता सके? सर जो एग्जाम्पल टोल के पे साथ। जो दिया जाता है टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। वेरी गुड। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स हुआ वो? करेक्ट है, आपका कहना करेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों हुआ, लॉजिक क्या है उसके पीछे? सर क्योंकि अपन उस रोड को यूज कर रहे हैं तो उसका अपन टैक्स दे रहे हैं। वेरी गुड। और सर रोड को वो यूज हम नहीं डायरेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं? सर नहीं दे रहे हम, मतलब किसी दूसरे के थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ओके, दूसरे के थ्रू गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, ठीक बात है। और सर डायरेक्ट टैक्स का हम्म, एग्जांपल है इनकम टैक्स, क्योंकि वो हम सीधा डायरेक्ट टैक्स का गवर्नमेंट को एग्जाम्पल देते इनकम हैं। टैक्स, सर डायरेक्ट जीएसटी। गवर्नमेंट को देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे बताओ, है ना, ये यहां से भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम लोग। जैसे मैं और मेरा दोस्त दोनों कार में जा रहे हैं, कार जो है वो मेरे दोस्त की है, तो टोल टैक्स मैं दे सकता हूं या दोस्त को ही देना पड़ेगा? सर दोनों ही दे सकते हो। दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। अभी मैं हूं और मेरा रूममेट है, मेरा कोई फ्रेंड है। अभी क्या होता है कि ईयर एंड में मुझे इनकम टैक्स भरना होता है, तो मेरा इनकम टैक्स मैं ही भर सकता हूं या मेरा फ्रेंड भी भर सकता है?
सर आपको ही भरना पड़ेगा। आपको भरना पड़ेगा। मुझे आपको भरना ही भरना पड़ेगा। पड़ेगा। तो एक बेसिक डिफरेंस और यहाँ से कुछ आ रहा है क्या हमारे पास में? सर डायरेक्ट टैक्स खुद डायरेक्ट को भरना टैक्स पड़ता खुद है, देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी indirect भर सकता हम है। इनडायरेक्ट टैक्स हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी गुड। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ट्रांसफरेबल है ना, लेकिन डायरेक्ट टैक्स इज नॉन ट्रांसफरेबल। जिसके ऊपर लग रहा है उसको ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चे को चॉकलेट खानी है, उसको चॉकलेट से मतलब है। अभी पापा मार्केट से जो है वो कोई भी चॉकलेट खरीद कर लेकर आते हैं, उस चॉकलेट के ऊपर वो 12% जीएसटी देते हैं या 18% जीएसटी देते हैं, जो भी। अब वो डिपेंड करता है चॉकलेट जो है वो किस तरह की। तो वो 12% या 18% जीएसटी देते हैं। तो ये जीएसटी पापा दे रहे हैं या बच्चा दे रहा है? सर पापा देंगे। सर पापा पापा। देंगे। पापा तो देंगे। चॉकलेट भरे बच्चा खा रहा है, लेकिन टैक्स कोई और दे सकता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर मेरी इनकम है ना, सब मुझे ये बताओ, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम अ टीचर टीचिंग इन ए स्कूल। मेरे ऊपर इनकम टैक्स, मुझे इनकम टैक्स पे करना होता है, ठीक है। और देयर इज वन मोर पर्सन नेम्ड मुकेश अंबानी, उनको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो हम दोनों एक ही रेशियो में इनकम टैक्स देते हैं या अलग अलग रेशियो में देते हैं? सर अलग अलग रेशियो सर में। अलग अलग रेशियो में। अलग अलग रेशियो में। लेकिन अगर मैं एक फोन खरीदता हूं और मुकेश अंबानी भी एक फोन खरीदता है, तो दोनों को एक ही रेशियो में टैक्स देना पड़ेगा या अलग अलग रेशियो में देना पड़ेगा? सर एक एक ही ही रेशियो रेशियो में। में। एक ही रेशियो में। एक ही रेशियो में देना पड़ेगा, है ना। यानी अगर क्या होता है, सपोज इफ आई बाय अ मोबाइल फोन ऑफ, लेट्स से सैमसंग का एक कोई फोन खरीदता हूं मैं, सैमसंग का कोई फोन खरीदता हूं, उसके ऊपर मुझे 18% जीएसटी लगेगा। तो ये जो जीएसटी है कैसे लगेगा, माय नेम इज महेंद्र, तो महेंद्र को और मुकेश को, दे बोथ हैव टू पे सेम जीएसटी। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स की बात आएगी, उसमें सपोज करो इफ आई टू पे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, एक तरफ है महेंद्र और दूसरी तरफ है मुकेश। तो सिंस महेंद्र इज हैविंग इनकम से बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, तो इनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 10%। बट मुकेश इज हैविंग इनकम इन करोड़, मे बी पॉसिबल इनको देना पड़ेगा 20% और ग्रेटर देन 20% टैक्स, इनकम टैक्स। मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स जो है वो सबके ऊपर एक जैसा नहीं लगता है। डायरेक्ट टैक्स कैसा है, प्रोग्रेसिव है। जिसकी इनकम ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात करें, तो महेंद्र अगर एक मोबाइल खरीदता है और मुकेश अगर 100 मोबाइल फोन्स खरीदते हैं, तब भी दोनों को 18% टैक्स ही लगेगा हर मोबाइल पर, 18% जीएसटी। यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, है ना। जितने फोन उनके हिसाब से वो टैक्स लगेगा, बट द स्लेब विल रिमेन सेम। लेकिन इनकम टैक्स कैसा हो गया, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। कैसा है, क्लैरिटी बनती है? बोलो, यस सर। यस और नो? ठीक है, यस सर। क्लैरिटी है। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पूछ लो पहले ही। मैंने बोला कि जो कंफ्यूजन जब आएगा उसको तभी रिजॉल्व करना, ठीक है, आगे खींचकर नहीं ले जाना। ठीक है, बेहिचक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कभी किसी को डांट नहीं लगाता कि आपने ये सर क्वेश्चन क्यों इनडायरेक्ट टैक्स पूछा। की जरूरत क्यों पड़ती है? इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। सर लेकिन वो तो डायरेक्ट टैक्स से भी ले सकती है ना। तो डायरेक्ट सर टैक्स से हर ले जगह सकती है ना। गवर्नमेंट थोड़ी आएगी। हर जगह गवर्नमेंट, हर जगह गवर्नमेंट थोड़ी ना आएगी, मतलब उसके वर्कर्स ही लेंगे। हाँ वही गवर्नमेंट, मतलब वही डायरेक्टली गवर्नमेंट, नहीं इसमें देखो ये नहीं है, इस तरह से नहीं है। ये जो हमने बोला ना कि डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती है और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट लेती है, ये वाला डिफरेंस ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी रीजन है। अल्टीमेटली टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचना है। गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए एक चेन बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है।
तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है कैसे बैंक में जाके जमा हो जाता है, आप बैंक के थ्रू टैक्स जमा करा सकते हो, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, आप दुकानदार को पे कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार को किसको देना पड़ेगा, जो जीएसटी वाला डिपार्टमेंट है आजकल जो नया बन गया था जीएसटी आने के बाद में, उन तक चला जाएगा वो तो टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट इज रीचिंग टू गवर्नमेंट, वी आर नॉट पेइंग डायरेक्टली एनीथिंग टू गवर्नमेंट, वो तो ऑब्वियसली एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच रहा है। पूछो सर, जो फास्टैग सिस्टम होता है उससे तो सीधा बैंक से कट के जाता है ना पैसा, हाँ हाँ सीधा तो वो जाता तो है, सीधा डायरेक्ट जाता है। गवर्नमेंट के पास होता है। अरे मैं यही बोल रहा हूँ ना, इट इज जस्ट अ चैनल, ये केवल एक चैनल है। गवर्नमेंट धीरे धीरे चीजों को इजी करती जा रही है, ताकि बीच में से जो ये लंबा था ना, मतलब इतना पहले जैसे ऐसा होता था कि देखो टैक्स ऑटोमेटेड नहीं होता, पहले वो पूरा एकदम मैनुअल होता था, बहुत सारा लिखना होता था, पर्ची कटानी होती थी, चालान कटवाना होता था, ये सारी चीजें करके रहती थी। अभी जो है वो बैंकिंग सिस्टम हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से द प्रोसेस हैज बिकम वेरी फास्ट। जैसे जीएसटी में भी क्या हुआ, जीएसटी में भी टैक्स फाइल करने की प्रोसेस को आसान किया गया, उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। नहीं तो पहले क्या था, पहले बड़ा लफड़ा था, सेल्स टैक्स अलग चल रहा है ना, फिर आपका सर्विस टैक्स अलग चल रहा है ना, इस तरह से करके तमाम अलग अलग तरह के टैक्स थे, लग्जरी टैक्स अलग है, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग है ना, वैट बीच में फिर एक अलग आ गया, तो इस तरह से करके अलग अलग टाइप के टैक्सेशन थे, तो उन सारे टाइप के टैक्सेशन को एक टैक्स में मर्ज कर दिया, और उसके बाद में फिर एक ही फॉर्म बना दिया कि भैया ये वाला फॉर्म भर के आप जीएसटी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो जीएसटी में फाइलिंग के प्रोसेस को भी आसान किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी अच्छी आती जा रही है, वैसे वैसे हम टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस को आसान बना रहे हैं, है ना। लेकिन टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस की वजह से हम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, ये कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है, कंज्यूमर के ऊपर ही लगेगा सीधा, इनकम टैक्स लगा, वेल्थ टैक्स लगा, कॉर्पोरेट टैक्स लगा, ये तीन तरह के डायरेक्ट टैक्स हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कंज्यूमर के ऊपर वो डायरेक्टली नहीं लग रहा है, वो किसके ऊपर लगता है, अब जीएसटी जो है वो कंज्यूमर के ऊपर नहीं लग रहा है, जीएसटी जो है वो डायरेक्टली कहां लगा, जैसे आपका गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होकर आया, होलसेलर के पास आया, वहां से जीएसटी लग गया। अब चूंकि उसके ऊपर जीएसटी लगा है, तो वो जीएसटी जो एंड यूजर है उससे उस पैसे को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे एक दुकानदार है, उसने सामान लाकर रख दिया, उसके ऊपर जीएसटी लग चुका है, अब अगर उस सामान को वो बेचे या नहीं बेचे, उसके ऊपर जीएसटी लग गया है, जब वो बेचेगा तो वो कंज्यूमर से जीएसटी ले लेगा, सिंपल, ये चीज हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि जब पर्चा कटता था उसके बाद फिर उनको जीएसटी वगैरह जो है वो फाइल करना पड़ता था, अब तो लग जाता है जीएसटी पहले, ठीक है, वो मैंडेटरी है, कुछ भी हो गया, प्रोडक्शन चला गया, खरीदी हो गई, आपके ऊपर जीएसटी लग गया, ठीक है। इस तरह से करके और भी है, बहुत सारी डिटेलिंग है जीएसटी की, थोड़ा थोड़ा आगे कहीं कहीं कुछ कुछ पढ़ते जाएंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीएसटी, बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ना। उसी तरह से नॉन टैक्स, हालांकि ये एक ही स्लाइड पे हमने पढ़ लिया, आगे सारी स्लाइड्स हैं जिनमें हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। नॉन टैक्स भी हमारा दो तरह का होता है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू और एक है कमर्शियल रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का मतलब क्या है, वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है ना, जैसे हमारे आपने देखा होगा जैसे कि कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, अब वहां पर बहुत सारे तरह का कलेक्शन जो है वो आता है पैसों का, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है। कैसे आता है, जैसे फाइन्स और पेनल्टीज लगी, बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया, 500 रुपए का चालान कट गया, इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसी तरह से आपने कोई पर्टिकुलर अमाउंट है जो गवर्नमेंट को जमा कराना है, टाइम पर नहीं कराया, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम पे जमा नहीं कराया, पेनल्टी लग गई, ठीक है। तो ये फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इस तरह की चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में आती है। एसटीज, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको मैं अगली स्लाइड पे बताऊंगा, थोड़ा स्पेस मिलेगा उसके बाद। उसके बाद है स्पेशल असेसमेंट, इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे बताएंगे, वन बाय वन करके बताएंगे, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको आगे हम बताएंगे। और फिर है लाइसेंस एंड परमिट एंड फीस, तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं, वन बाय वन हम इन सारे तरीकों को पढ़ेंगे, इन सारे तरीकों से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है। और कमर्शियल रेवेन्यू क्या हो गया, एक तरह से गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे प्राइवेट कंपनीज अर्न करती है वैसे गवर्नमेंट की भी कुछ कंपनीज है जो अर्निंग्स करती है। आप चाहें तो मुझे दो चार गवर्नमेंट की ऐसी कंपनीज के नाम बता सकते हैं, बोलो, आपको डेफिनेटली पता होंगी, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कंपनीज जो कमर्शियली डील करती है, जस्ट लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनी। एसबीआई, बताओ,
SBI इज बैंक, कमर्शियल बैंक है, ठीक बात है। और बताओ। CKSB, सर LIC, LIC, ठीक बात है। और बताओ। मोर 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 मोर। अरे गवर्नमेंट की कंपनीज, ढेर सारी कंपनीज है यार। आवाज 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 कट रही है बेटा, फिर से रिपीट करो। किसी को सुनाई दिया क्या मुझे आवाज क्रैक होते हुए? हाँ बोलो बोलो। सर बोलो बोलो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम गवर्नमेंट कंपनी BSNL, है। BSNL हो गया, ठीक है, BSNL हो गया, वेरी गुड। भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम हो गया। और बताओ। बेल, भेल हो गया। सारी PSUs आ गई है हमारे पास। चलो सेल, एक्सेप्ट, हाँ सेल भेल सारा हो गया। PSU सारी हो गई। मुझे अब एक PSU को पकड़ लिया तो उसके बाद में सारी PSU को आप ले सकते हो। चलो ठीक है, तो ये सारी क्या है, दीज ऑल दीज कंपनीज। एक सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम आप लोगों ने लिया नहीं यार। हाँ, कमर्शियल रेवेन्यू अर्न करने में इस हिंदुस्तान, कंपनी का कोई जवाब नहीं, इस कंपनी का कोई जवाब नहीं है। और वो कौन है? एयर इंडिया। एयर इंडिया इज नो मोर अ गवर्नमेंट कंपनी, अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारी PSUs जो है वो प्राइवेट सर भी हो गई पावर, है। पावर सेक्टर में, हाँ क्या चीज? सर न्यूक्लियर, सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अरे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। हाँ फिर से बोलो। रेलवे, नहीं, मुझे ठीक से नहीं सुनाई दिया। कुछ बोला? मानवीर। सर रेलवे, हाँ रेलवे, रेलवे आ गया, वेरी गुड, ये रेलवे आ गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें क्या है ना, रेलवेज आ गया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट फर्म्स है जो क्या करती है, पैसा जो है वो कमर्शियली जनरेट करती है, लाइक इट मेक्स प्रॉफिट, है ना, जस्ट लाइक एनी अदर प्राइवेट फर्म। ठीक बात है। चलो, तो यहां से थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर करेंगे। ये देखो, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब कंपनीज एंड फर्म्स एंड ऑल दैट, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस नाउ वेरी फर्स्ट स्टार्ट विद टैक्स। टैक्स को लेकर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टैक्स क्या क्या होता है। तो टैक्स का मतलब क्या होता है? द बेसिक मीनिंग ऑफ टैक्स इज, इट इज लीगल। सबसे पहले तो लीगल है मतलब सबको देना है, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव। जो टर्म लीगल इसका मतलब भी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ठीक है, कंपलसरी। इट इज बीइंग इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, कल हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी, उस एक्सरसाइज को हम यहां पर फिर से करते हैं। फाइंड आउट द कीवर्ड्स इन दिस। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें कीवर्ड्स बताओ मुझे। कीवर्ड्स किस किस को हम कहेंगे? सर लीगली, लीगली, यानी लीगल जो टर्म है ये हमारा कीवर्ड हो गया एक। और बताओ। पेमेंट, इसको पेमेंट को हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, कंपलसरी पेमेंट। केवल पेमेंट से काम नहीं चलेगा, इट इज नॉट जनरल पेमेंट, इज कंपलसरी बाय पेमेंट। गवर्नमेंट, हाँ, अब इसमें बाय गवर्नमेंट की, सर ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टारगेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो लीगल, इनकम, लीगल, कंपलसरी पेमेंट, लीगल, कंपलसरी पेमेंट और गवर्नमेंट, ये तीन वर्ड हो गए। मतलब गवर्नमेंट इंपोज करता है इसको। सो गवर्नमेंट इज देयर, लीगली, लीगल इज देयर एंड कंपलसरी पेमेंट इज देयर। और उसके बाद में बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। जैसे किन किन चीजों के ऊपर टैक्स लगता है? इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है, सेल्स के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। यानी ऑलमोस्ट यू नो द सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग, those economics activities which involved transaction of money or exchange of money or goods and services, उन सब चीजों के ऊपर टैक्स जो है वो लग रहा है, ठीक बात है। So when transaction is taking place or exchange of money is taking place,
तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जिनमें ये सारी चीजें होती है, उन सब के ऊपर अलग अलग तरह से टैक्स लगता है। ठीक है, ये टैक्स का एक नॉर्मल हमारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ही बोली थी हम लोगों ने, यहां पर आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल याद आएगा। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। कौन सा एग्जांपल दिया था इसमें हमने? सर वो गाड़ी और दोस्त वाला। गाड़ी और दोस्त वाला। तो गाड़ी और दोस्त वाला तो डायरेक्ट टैक्स था या इनडायरेक्ट टैक्स था? सर दोस्त वाला जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, कि मतलब खुद देना है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स था, है ना। तो एग्जांपल कौन सा दिया था मैंने कि अगर मैं जॉब करता हूं और मेरे ऊपर अगर इनकम टैक्स लगता है तो क्या मेरा फ्रेंड मेरा टैक्स पे कर सकता है? तो वाज आंसर क्या था? नो सर, नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये सारे तरह के टैक्स हो जाते हैं हमारे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके का टैक्स है। और गिफ्ट टैक्स। बोलो भैया, ये तो सब समझ में आ रहा होगा आपको। इनकम टैक्स समझ में आता है, किसके ऊपर टैक्स लग रहा है? इंडिविजुअल आदमी की इनकम के ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स किसके ऊपर लगता है? कॉर्पोरेट टैक्स कोऑपरेटिव किसके ऊपर लगता सोसाइटीज है? के ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कॉर्पोरेट को नहीं लिंक करेंगे, और कुछ बताओ, ट्राई समथिंग एल्स। कॉर्पोरेट टैक्स। सर जो कोऑपरेट के जो गुड्स है उनके ऊपर। ऐसा घुमाना नहीं है, डायरेक्ट ऐसा बोलो, कॉर्पोरेट के गुड्स क्या होते हैं, मतलब गुड्स किसके होते हैं और गुड्स के ऊपर लगता है, ये भी गड़बड़ है। शब्दों के साथ नहीं खेलने का। हाँ बताओ चलो। कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है? ये टैक्स लगता है कंपनीज के ऊपर, और कंपनीज के ऊपर भी किसमें लगता है? कंपनीज के प्रॉफिट पर ये टैक्स लगता है। द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, या कभी कभी अगर मैं एरो बना के यहां पर लिख देता हूं, इसको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। अब अगर आपको याद आया हो नेशनल इनकम में हमने इस तरह की कोई चीज पढ़ी हो तो बोलो, पढ़ी है? प्रॉफिट के अंदर जो टैक्स है ना, बस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर लग रहा है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल जो आदमी है उसकी इनकम के ऊपर लगता है। वेल्थ टैक्स किसके ऊपर लगता है? सर अपनी वेल्थ के ऊपर। अपनी वेल्थ के ऊपर, जो अपनी टोटल वेल्थ है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, वो वेल्थ टैक्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स में फिर डिफरेंस क्या हुआ? जितनी अपनी इनकम उतनी सर तो वेल्थ इनकम बनेगा। टैक्स इनकम के ऊपर लगता है। नहीं सर। हाँ तो एक इसको, यही चीज तो बोल रहा हूं मैं ऐसा बोल रहा हूं, इनकम टैक्स है, अभी इनकम टैक्स से तो मेरी वेल्थ बनेगी, जैसे जैसे मेरी इनकम होगी वैसे वैसे मेरा वेल्थ का क्रिएशन होगा। तो जब मैं इनकम के ऊपर इनकम टैक्स दे चुका हूं तो वेल्थ के ऊपर वापस क्यों टैक्स लिया जाता है? सर वेल्थ के ऊपर कहाँ टैक्स दिया जाता है? ये वेल्थ टैक्स क्या होता है तो फिर? नहीं मतलब कि इनकम वेल्थ के ऊपर अलग से दिया जाता है और इनकम के ऊपर अलग से दिया जाता है। हाँ यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मेरी कुछ भी इनकम है, मैं इनकम के ऊपर इनकम टैक्स दे रहा हूँ, और मेरी इनकम से जो जो पैसा बचता जा रहा है उससे धीरे धीरे करके मैं अपनी वेल्थ का क्रिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनकम के ऊपर मैं टैक्स पे कर चुका हूं और उसी इनकम से मैंने अपनी वेल्थ क्रिएट की है, तो इसके ऊपर दोबारा टैक्स क्यों ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर टैक्स। तो क्यों लेते हैं गवर्नमेंट, और क्यों कोई मना नहीं करता? एक्सपेंडिचर बचा हाँ, इसलिए। इनकम बच गया इसलिए टैक्स लेंगे। पहले दे सर दिया ना भैया, इनकम के ऊपर तो दे दिया टैक्स, अब बच गया इसलिए, मतलब बचाओ नहीं तो टैक्स नहीं लेंगे। सर तो वो इंस्टेड गवर्नमेंट है। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्लॉट, मैं ऐसा करता हूँ, वो मैं घूमने चला जाता हूँ अब्रॉड, तो टेंशन खत्म हो जाएगी इसके ऊपर। बताओ बताओ। सर हाँ हाँ। वेल्थ होगा ही नहीं तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं? हाँ हाँ, वेल्थ नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ऑब्वियसली नहीं लगेगा, लेकिन वेल्थ अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे हमें ना, इससे हमको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा कि हाउ एग्जैक्टली इट इज वर्किंग। ठीक है, इनकम का मतलब क्या हो रहा है? विच इज अर्नड बाय मी। लेकिन जो मेरी वेल्थ है, क्या वो जरूरी है कि मैंने अर्न की ही हो? सर बिना अर्न करने कैसे वेल्थ बनेगी? हाँ यही तो लॉजिक पकड़ना है आपको।
सर माइक ऑफ सर है। आप म्यूट हो गए। नाउ यस सर। यस सर, नाउ ऑडिबल। ओके, सो गौरव ने बोला कि ये यार बिना इनकम के तो वेल्थ कैसे बनेगी, तो कोई तरीका हो सकता है क्या वेल्थ बनने का विदाउट इनकम? पर पेमेंट सर, ट्रांसफर इनकम और पेमेंट। ट्रांसफर इनकम हो सकती है। मेरे मामा मुझे पैसा देना शुरू कर दे तब भी मेरी वेल्थ बन जाएगी, मुझे पैसा कमाना जरूरी नहीं। इसी तरह से मेरे पापा ने खूब सारा पैसा कमाया हो और उस पैसे को मुझे ट्रांसफर कर दे तब भी मेरी वेल्थ बन जाएगी। ठीक है, एक बहुत अच्छे भले सेठ जी जो है उनको मैं बहुत पसंद आ गया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तब भी वेल्थ बन जाएगी, है ना। अलग अलग तरीके से वेल्थ बनती है ना। बहुत बार कोई आदमी किसी काम का नहीं होता है लेकिन शादी में दहेज मिल जाता है तब भी उसकी वेल्थ बन जाती है सर आपकी सही में इतनी सारी वेल्थ है? अरे मेरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसे। तो लग नहीं रहा, मतलब बोल बोल के खुश हो रहा हूँ मैं कि काम कुछ भी नहीं करना पड़े फिर भी वेल्थ ठीक है, तो वेल्थ के बहुत सारे, लॉटरी लग जाए, है ना, लॉटरी लग जाए तब भी वेल्थ बन जाए। एक मूवी आई थी 1/40 की लास्ट लोकल, उसमें एक आदमी जो है रात में ट्रेन से उतरता है, उसको एक बैग मिल जाता है, उसमें कुछ पैसा होता है, शायद 50 लाख 1 करोड़ ऐसा कुछ पैसा होता है, वेल्थ बन जाती है। एक मूवी आई थी इसका नाम था माला माल, उसमें भी ऐसा होता है, एक आदमी होता है उसकी लॉटरी लग जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाता है। दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि भैया इसकी लॉटरी लग गई है, वो लॉटरी वाले से पैसे ले लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं वो उनका वेल्थ का क्रिएशन हो गया। तो वेल्थ जरूरी नहीं है इनकम से ही आए, वेल्थ जो है वो इनहेरिटेंस में भी मिल सकती है या अलग अलग तरीके से भी वेल्थ हमारे पास में मतलब क्रिएशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग जैसे फ्रिंज बेनिफिट बोल रहे हैं ना, ये फ्रिंज बेनिफिट का मतलब यही है कि मतलब क्या हो रहा है इसमें, आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ मेहनत नहीं की, लेकिन उसके बाद भी आपका फायदा हो गया, जैसे लॉटरी लगना इस फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है, तो लॉटरी लगती है, आपका इनकम होता है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है, गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं भैया ऐसा थोड़ी चलेगा, अकेले अकेले नहीं, थोड़ा हमको भी देना पड़ेगा, तो आप देते हो, है ना। केबीसी जो सर लोग ऐसे तो वेल्थ पे भी दे रहे हैं, ऐसे सर ऐसे तो फ्रिंज पे भी दो, वेल्थ पे भी दो, इनकम पे भी दो, सर गिफ्ट पे भी दो, सर सब पे टैक्स दे रहे हैं तो। नहीं, वो ऐसा हो रहा है, जब आप इनकम करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, वेल्थ के ऊपर ओवरऑल लगता है, और वेल्थ में ऐसा नहीं होता है कि मतलब वेल्थ में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उससे एक्सीड जब आपकी वेल्थ करती है तो ही टैक्स लगता है, उससे कम में नहीं लगता है। उसी तरह से इनकम है, इनकम में भी जैसे अभी 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, एक साल में आप 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं, 5 लाख के ऊपर जाते हो तो फिर टैक्स का मामला शुरू होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से करके होता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे सर कौन बनेगा करोड़पति में जो लोग 5 करोड़ रुपए जीतते हैं, है ना, जिनको अमिताभ बच्चन बोलता है कि आप जीत गए हैं 5 करोड़ रुपए, आखिरी सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए, और वो लोग 5 करोड़ जीत जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो घर पर कितने पैसे लेकर जा पाते हैं? सर उसमें टैक्स कटता है। टैक्स कट जाता है। वो टैक्स कैसा होता है? ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ही तो है। क्या टैक्स होता है वो, कितना टैक्स होता है वो पता है आपको? अंदाजन कितना रुपया घर लेकर जा पाते हैं वो जिनको 5 सर करोड़ 15 से 25% लगता है। ठीक है, ऐसा मोटा मोटा ऐसा पता है मुझे, जैसे अभी इससे नहीं पता मुझे ना, 5 करोड़ से नहीं पता, पर हुआ क्या था कि एक एक बंदे का ऐसा हुआ था कि जैसे वो होता है ना ये आपका जैसे जैसे रेडियो पर ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन की सीरीज आती है, या टेलीविजन में क्वेश्चन की सीरीज आती है और फिर आप उसके बैक टू बैक जवाब देते हो, एसएमएस करके यस आंसर करते हो, और उसके बाद में फिर आपको ऐसा मिलता है पैसा। ठीक है, तो एक बंदे था उसको 1 लाख रुपए जो है वो मिलने थे, कि 1 लाख रुपए का था कि जो जीतेगा उसको 1 लाख मिलेंगे। ठीक है, सो व्हेन लाइक आई हैड अ टॉक विद हिम, तो फिर उसने बताया कि उसको 1 लाख नहीं मिला, उसको कितना मिला, ही गॉट 64,000, 36,000 जो है वो उसका कट गया, बोले कि वो टैक्स है गवर्नमेंट के पास में चला गया। ठीक है, तो उसी तरह सर से इन पे केबीसी ज्यादा में लगता है जीतते हैं, टैक्स। तो केबीसी में भी इनको जो 5 करोड़ जीतते हैं टेक्निकली इनको 3 करोड़ या 3.5 करोड़ तक मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, तो वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ठीक है, सर और गिफ्ट टैक्स का मतलब ये होता है जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। आजकल ये वाला टैक्स को लेकर हम कल बात करेंगे, आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा गिफ्ट टैक्स की। ठीक है, हमारी कंट्री में गिफ्ट टैक्स को किस तरह से यूज किया जाता था और किस तरह से इसको फिर थोड़ा सा बंद किया गया, है ना। बंद किया गया मतलब किस तरह से इसको थोड़ा मोल्ड किया गया। ठीक है,
last minute is remaining, so probably time will end, session will end. So see you tomorrow. तब तक